मॉर्निंग बच्चों। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम अपना थर्ड चैप्टर के अंदर आगे का टॉपिक देखते हैं। हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, उसमें आप लोगों ने जो चैप्टर है वो है शक्ति के नए केंद्र, जो सीबीएसई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इसमें शक्ति के नए केंद्रों में यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क और ब्रिक्स, ये चार जो संगठन हैं इनके बारे में आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और अब हमारे सामने आता है कि अमेरिका की पावर को चैलेंज करने के लिए, उसको चुनौती देने के लिए कौन कौन से देश जो है वो नई शक्तियां बनकर उभर रहे हैं। अर्थात दुनिया के अंदर उन देशों की पावर को इग्नोर नहीं किया जा सकता और वो देश अपनी शक्तियों के माध्यम से विश्व घटनाक्रम को बदलने की पावर रखते हैं। तो ऐसे देशों में सीबीएसई ने चार देशों को हमारे इस थर्ड चैप्टर के सिलेबस में शामिल किया है। पहले जो आपका सीबीएसई का जो चैप्टर था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, उसमें आप चीन को पढ़ते थे और चीन और भारत के संबंधों को देखते थे। परंतु इस बार इसके अंदर रूस, चीन, इजराइल और भारत, चार देशों को इसके अंदर शामिल किया गया है जो शक्ति के नए केंद्र बनकर सामने आ रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आज देखते हैं कि रूस। आप रूस, सबसे पहले आप ये देखिए कि रूस आखिर कौन सा देश है। इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है। आप ये बात सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो उसके बाद उसमें से 15 देश जो है वो सामने आए थे, अस्तित्व में आए थे। उन 15 राष्ट्रों में से रूस सबसे बड़ा राष्ट्र था और वही सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना था। और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी होने के नाते वही सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। उसी के पास सोवियत संघ के परमाणु शक्तियां हैं। ठीक है। अब देखिए कि रूस की स्थिति क्या है। रूस पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में स्थित एक विशाल आकार वाला देश है, यानी भौगोलिक दृष्टि से ये बहुत बड़ा है। आप वर्ल्ड मैप में इसे देख सकते हैं। यह दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राष्ट्र है और भारत से 5 गुना अधिक है। और जनसंख्या के हिसाब से ये विश्व का 7वें नंबर का राष्ट्र है। और इसी कारण क्या है, देखो, भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज्यादा और जनसंख्या उसके अनुपात में बहुत कम है। तो यहाँ पर डेंसिटी बहुत कम है, यानी जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। और इसकी राजधानी क्या है, मॉस्को। और इसकी मुख्य भाषा रूसी है। तो रूस के बारे में आपको जनरल नॉलेज होनी पहले बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इसको शक्ति के केंद्र में क्यों शामिल किया। देखिए, एक बात बच्चों ध्यान रखेंगे आप लोग कि कोई भी राष्ट्र शक्ति का केंद्र है, उसके लिए 3 बातें होनी जरूरी है। और वो बातें हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, नंबर 2 उस देश की सैनिक शक्ति कितनी है, और नंबर 3 वह देश सांस्कृतिक रूप से और कूटनीतिक रूप से विश्व में अपना प्रभाव जमाने में कितना सक्षम है। तो 3 मुख्य बातों के ऊपर किसी भी देश की शक्ति को आंका जाता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहली बात आ जाती है अर्थव्यवस्था की। तो जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को क्या याद आता है, हमारे स्टूडेंट्स को याद आता है कि सोवियत संघ का तो विघटन हो गया था, अर्थव्यवस्था एकदम पतन में चली गई थी और गैराज सेल लगी थी, वहां के उद्योग धंधों को बेच दिया गया था। ये सब याद आता है। ये 91 की बात है बच्चों। उसके बाद जब से व्लादिमीर पुतिन, जो वहां के राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में भी, उन्होंने रूस का राष्ट्रपति पद संभाला, तब से वहां की आर्थिक व्यवस्था का बहुत विकास हुआ। और इसका एक मेन कारण क्या था कि रूस ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से अलग थलग किया और अपना सारा फोकस अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगा दिया। और इसका परिणाम रूस को क्या मिला कि वह उसकी औद्योगिक विकास में 15% की वृद्धि हुई, पूंजी निवेश में 125% का इजाफा हुआ और आम रूसी आदमी के वेतन के अंदर 8 गुना वृद्धि हो गई। और जहां पर सन 2000 में रूस के अंदर गरीबी की रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या 30% थी, जो सन 2008 तक आते आते 14% रह गई। और अब तो ये कहा जाता है कि दुनिया के किसी भी शहर से ज्यादा बिलियनियर
अब मास्को में रहते हैं। यानी रूस की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी गति से आगे बढ़ रही है। तो आप इसी से बात से समझ सकते हैं कि रूस की अर्थव्यवस्था अब पूरी तरीके से पटरी पर आ चुकी है और दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था को चैलेंज दे सकती है। उसके बाद अब यहाँ पर मुद्दा उठता है कि रूस कूटनीतिक रूप से कैसे दुनिया के सामने आया। इसमें आप देखिए कि एक घटना जो सीरिया संकट है, वो पूरी दुनिया उससे परिचित है। उसके तहत रूस ने अपने सैन्य अभ्यासों को बढ़ा दिया और अपनी सैनिक ताकत का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दूसरी बात एक ये है कि चाइना के साथ कूटनीतिक संबंध उसने बनाने शुरू किए और चाइना और रूस ने मिलकर मुक्त बाजार के क्षेत्र के अंदर अपना एक पूरा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कूटनीतिक रिलेशन कायम कर लिया। और इसी के चलते अब जो यूरोपीय देश है और अमेरिका है वो एकदम डर गए। चाइना और रूस की संधि, तो दो पावरफुल देश जब एक साथ मिल जाए तो उनका डरना स्वाभाविक है। तो उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगा दिए कि रूस शीत युद्ध की वापसी कर रहा है और फिर से हमें चैलेंज कर रहा है। अब इसमें कुछ और जो चीजें हैं जो रूस की शक्तियों को सपोर्ट करती है, उसमें यह है कि आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक राष्ट्र कौन है? रूस। और यह खुद यूरोप को 34% गैस की आपूर्ति करता है। और इससे प्राकृतिक गैसें अगर ना मिले तो यूरोप के बहुत सारे उद्योग धंधे ठप पड़ जाएंगे। और इसमें रूस ने उज्बेकिस्तान में सबसे बड़े संयंत्र की स्थापना कर रहा है वो प्राकृतिक गैस की। अब ये सब चीजें होते हुए यानी यूरोप उन पे डिपेंड हो गया, तो यूरोप जो है, यूरोपीय संघ है, वो रूस को नकार भी नहीं सकते क्योंकि उन्हें रूस से प्राकृतिक गैस और खनिज पदार्थ चाहिए। अब ये सारी जो चीजें हैं ये कूटनीतिक संबंध है। तो और दूसरा एक और चीज आ जाती है तेल उत्पादक। तो रूस दुनिया का एक तेल उत्पादक राष्ट्र भी है। इसमें अमेरिका तीसरे नंबर पे है, रूस इसमें भी अमेरिका से आगे है। तो रूस तेल का निर्यात करने वाला राष्ट्र भी बनता जा रहा है। प्राकृतिक गैस और तेल ये ईंधन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण स्रोत है और इन स्रोतों के चलते रूस की अर्थव्यवस्था जो है वो दिनों दिन तरक्की करती जा रही है। अब इसमें एक चीज आ गई कि रूस की सेना तो हमेशा से स्ट्रॉन्ग थी और उसने जब सीरिया और ईरान में हस्तक्षेप, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी, इन सब मामलों में रूस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका से तात्पर्य है कि अपने मोटिव स्पष्ट किए। उसने उसमें अगर कोई बात गलत है तो उसने खुले तौर पर पूरी दुनिया के सामने अपनी बात को रखा। और यहाँ पर दोनों रूस और अमेरिका आमने सामने टकराते हैं, यानी दोनों की जो बातें हैं, दोनों के जो हित हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने हो चुके हैं। तो अमेरिका को पूरा चैलेंज रूस देने लगा है। तो रूस एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति बनकर दुनिया के सामने आ रहा है, वो चाहे सैनिक रूप से हो, चाहे कूटनीतिक रूप से हो, और चाहे वो राजनीतिक रूप से हो और आर्थिक रूप से हो। अब इसके बाद देखिए बच्चों, ये एक चीज आती है भारत। भारत के बारे में वैसे तो आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है और दुनिया के अंदर अपना नाम कमा रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, कृपया आप लोग ये जो पढ़ रहे हैं, जहां तक मैं समझती हूँ कि ये सब कुछ अब इतिहास की बातें हो जाएंगी, क्योंकि कोरोना ट्रेजेडी के बाद जो दुनिया सामने निकल कर आएगी, हो सकता है उसके समीकरण कुछ अलग हो सकता है उसमें कोई देश बहुत ही अच्छी तरीके से उभर कर सामने आए और शक्तिशाली बन जाए और कोई शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर बन जाए। तो इन सब एस्पेक्ट्स को आप कोरोना से पहले के तौर पर ही समझिएगा। तो भारत जो है, भारत की हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो सन 2020 तक भारत जो है एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है। और इसमें आप ये देखिए कि भारत ने 6.5% की वृद्धि दर को बनाए रखते हुए निरंतर विकास की अर्थव्यवस्था कर रही है और वो जापान, जर्मनी और रूस जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से भी आगे बढ़ रहा है। सन 2018 में और उसकी जीडीपी जो है वो चीन और अमेरिका के बाद विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो गई है। अनेक दीर्घकालीन परियोजनाओं को लागू करने के बाद अगले 20 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था
विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ये अर्थशास्त्री मानते हैं। अब क्या होगा वो तो आगे समय ही बताएगा। इसके बाद हम यहाँ पर कि भारत का जो विश्व के अंदर रुतबा है वो क्यों इतना ज्यादा है, उसका एक कारण ये है कि भारत की सैन्य शक्ति जो है वो बहुत ही उच्च कोटि की है। भारत में के पास महाशक्ति की तरह साधन सामग्री है और एक स्थायी सेना है भारत के पास। भारत का जो सैन्य खर्च है वो अ, अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और रूस के बाद 5वें नंबर पर आता है। 5वें नंबर पर भारत जो है वो सेना के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है। शस्त्रों का आयात करने वाला देश बनता जा रहा है। वो बहुत ज्यादा उसने अब अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी और शस्त्रों का आयात किया गया है और विश्लेषक मानते हैं कि सन 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति भारत बन जाएगा अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो। और इन्हीं सब बातों के चलते भारत को आर्थिक रूप से, सैनिक शक्ति के रूप से विश्व के अंदर एक उल्लेखनीय स्थान प्राप्त है। स्थायी सेना है और वो स्थायी सेना भारत के पास जो है वो कहाँ पर है, वो जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, मणिपुर इन सब सीमाओं पर तैनात है। भारत की सीमा बहुत बड़ी है और इन सीमाओं पर एक तरफ चीन के साथ और एक तरफ पाकिस्तान के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहता है, आप लोग सभी जानते हैं। तो इन संघर्षों के चलते हमारी जो सेना है वो निरंतर काम करती रहती है और उल्लेखनीय काम करती है। तो जो जो निरंतर उल्लेखनीय काम करते हैं वो स्ट्रोंग हो ही जाते हैं। तो हमारी सेना जो है वो काफी स्ट्रोंग है। दुनिया के सभी देश हमारी सेना से डरते हैं। अब इसमें आर्थिक शक्ति आपने देखी, आपने देखा कि किस तरीके से जो सैनिक शक्ति हमारे भारत की बहुत अच्छी है। अब एक जो मुद्दा मैंने बताया था कि कूटनीतिक शक्ति, कूटनीतिक में देखिए क्या है कि विश्व के बहुत सारे जो राष्ट्र हैं वो भारत के बाजार को देखते हैं। भारत की मार्केट के अंदर अपने संबंध, अपना निर्यात करना चाहते हैं अपने सामानों का, प्रोडक्ट्स का। तो वो लोग चाहते हैं कि भारत जो है उससे हमारे संबंध अच्छे बने रहे। हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो उन उसके भारत के साथ मिलकर ही अच्छी चल सकती है। तो बहुत से लोग भारत से किसी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का मतभेद नहीं रखना चाहते। वो सभी चाहते हैं कि भारत जो है वो आर्थिक समझौते करे हमसे, सैनिक समझौते करे, हमारे साथ राजनीतिक संबंध बना के रखे, क्योंकि भारत का मार्केट उन्हें दिखता है। साथ में हमारे हमारे पास एक और चीज है, हमारे पास मैन पावर इस तरह की है कि भारत का जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, आपने देखा होगा दुनिया में, अभी भी आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि भारत के लोग दुनिया में जगह जगह पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग सुनते हैं अमेरिका के अंदर कितने सारे डॉक्टर जो है वो भारत के हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट वहाँ पे 30% साइंटिस्ट कहते हैं कि भारतीय मूल के हैं और उन सबको वो वहां जाकर अपना काम करें। अगर वो भारतीयों को इग्नोर कर दें तो वो रह नहीं सकते। ये कहा जाता है अभी जैसे अमेरिका में चुनाव होने वाले तो लगभग 20 लाख भारतीय, जो 20 लाख वोट जो है वो इंडियंस के हैं वहां पर। तो भारत एक कूटनीतिक रूप से भी भारत की पहुंच और भारत की शक्ति जो है उसको दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती। दुनिया का कोई सा ऐसा देश नहीं है जहां पर आपको इंडियन नहीं मिलेगा, और इंडियन मिलेंगे। और इंडियन वहां पर ये नहीं कि कोई मजदूरी कर रहे हैं, इंडियन वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे हुए हैं भारतीय मूल के लोग। आप ब्रिटेन का देखेंगे, ब्रिटेन के अंदर तो संसद में इन भारतीय मूल के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से भारत को कूटनीतिक रूप से कोई भी देश इग्नोर नहीं कर सकता। तो भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनकर उभर रहा है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत को दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट बनाती है। उसमें से देखो क्या है, भौतिक संसाधनों के अलावा भारत के पास सॉफ्टवेयर पावर का भी विशाल खजाना है, जिसमें कुछ बॉलीवुड, हमारे भारत की पिक्चरें पूरी दुनिया में देखी जाती है। हमारा भारत का भोजन हर जगह खाया जाता है। क्रिकेट क्रिकेट के फैन, हमारे देश को जो क्रिकेट है टीम है उसके फैन पूरी दुनिया में मौजूद है। योगा, हमारा जो योगा है वो ब्रांड बन गया है भारत का। तो ये सब चीजें होने के कारण भारत की पहुंच और भारत का कल्चर पूरी दुनिया में पहचाना जा रहा है। आपको कहीं भी जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपको इंडिया की ये चीज नहीं मिल रही। आपको इंडिया की हर चीज हर दुनिया के कोने में उपलब्ध हो सकती है। तो इसी ये क्या है, ये हमारा कल्चर का डेवलपमेंट है, हमारा कूटनीतिक प्रभाव है, हमारा सांस्कृतिक प्रभाव है जो पूरी दुनिया के ऊपर चल रहा है।
तो भारत एक विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है और अपने हर आयाम में सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सैनिक शक्ति के रूप में हर जगह से देखा जाए तो भारत जो है वो विश्व में शक्तिशाली राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? शक्ति के केंद्र। तो पहले हमने इसमें देखा रूस और दूसरा देखा हमने देश भारत, जिनको कि जो कि अमेरिका के सामने एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभर रहे हैं। इसमें अब आपके सिलेबस में दो और रहते हैं, वो है चीन और इजराइल। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इन दोनों देशों के बारे में इनका वर्ल्ड मैप में देखिएगा, इनकी स्थिति देखिएगा और इनके बारे में और डाटा कलेक्ट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। थैंक यू, बाय।